हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैबत सुख। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एबीएम का सिलेबस लेकर आया हुआ हूं। अगर आप जून 2024 या दिसंबर 2024 टारगेट कर रहे हैं, 2024 में अगर आप पास होना चाहते हैं जून 2024 में, तो उसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, एक तरीके से हम सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या छोड़ना है, इसकी भी बात कर लेंगे। ओके, तो स्ट्रेटजी की भी बात हम यहाँ पर कहीं ना कहीं कर ही लेंगे। तो देखिए, अगर बुक से देखा जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट आपके सामने है। मॉड्यूल ए आपका स्टैटिस्टिक्स पर है, ठीक है। पहला चैप्टर आपका पूरा सांख्यिकी पर है। पहला मॉड्यूल, पहला चैप्टर की अगर बात करें, स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, उसके बाद में डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ठीक है। ये नया चैप्टर है, इसलिए इसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी, तो इस चैप्टर को फोकस करना है। सैम्पलिंग टेक्निक से क्वेश्चंस थियरी बेस्ड भी आ जाते हैं और कई बार केस स्टडी भी यहाँ से बनती है। ये नया चैप्टर है, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, स्क्यूनेस एंड कोटोसिस। इससे भी क्वेश्चन है, ओके। इससे भी क्वेश्चन, इससे मतलब वन लाइनर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद में कोरिलेशन रेग्रेशन से 5 नंबर की केस स्टडी, ओके। टाइम सीरीज से भी कई बार 5 नंबर की केस स्टडी। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से 1-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एस्टिमेशंस इस बीच नहीं आया है, पहले इससे भी केस स्टडियाँ आई हुई हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग से भी केस स्टडी पूछी गई है एक आधी 2 बार। सिमुलेशन से कम ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना ज़रूरी है हमारे लिए। मॉड्यूल बी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, पहला आपको ये मदद करेगा, अगर मान लो आपने ऑप्शनल एचआरएम सब्जेक्ट ले रखा है तो वहाँ मदद करेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा मन से पढ़ें, बहुत मदद करेगा आपकी। दूसरा, अगर आप एबीएफएम पढ़ेंगे, एबीएफएम मॉड्यूल ए, एबीएफएम मॉड्यूल ए में भी आपकी ये मदद कर जाएगा। मॉड्यूल ए में एबीएफएम में मदद करेगा, क्योंकि वहाँ पर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, है ना, ये सारी चीज़ें, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो वहाँ भी मदद करेगा। तो एक आधी बार जो मॉड्यूल बी को अच्छा खासा फोकस दिया जाता है। एचआरएम से क्वेश्चन आते हैं, कई भी 35-40 नंबर तक के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स का फंडामेंटल है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज फीडबैक एंड रिवार्ड सिस्टम है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, निगोशिएशन, एचआरएम एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें हैं। इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ सकते हैं एचआरएम एंड दिस टेक्नोलॉजी को, अदरवाइज जो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोटिवेशनल थियोरी जितनी है, जो उसमें भी आपका ये जौहरी विंडो हो गया, या फिर जो है जो वो नहीं है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, उससे क्वेश्चन, उसके बाद में बहुत सारे एक्स वाई, मैग्रेगर की एक्स वाई थ्योरी, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 मॉड्यूल तो हमारे इंपॉर्टेंट ही रहे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब अगर हम सी मॉड्यूल की बात करें, क्रेडिट मैनेजमेंट है, तो क्रेडिट मैनेजमेंट का ओवरव्यू, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है। वर्किंग कैपिटल फाइनेंस केस स्टडी बन जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टर्म लोन, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। क्रेडिट डिलीवरी एंड स्टेट थ्रो प्रोसेसिंग, स्टेट थ्रो प्रोसेसिंग नया टॉपिक है, इसको ज़रूर देखें। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रेटिंग, रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, ये सारा देखना है। मतलब इसमें देखो, ये आपका चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19, उसके बाद में ये क्रेडिट रेटिंग, यहाँ पर खास करके यहाँ रिस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। आप बाकी चीज़ों में थोड़ा सा ढील दे सकते हैं। ढील देने का मतलब ये नहीं कि चैप्टर आप स्किप कर देंगे। अगर आप इन चैप्टर्स को जो मैं बता रहा हूँ, इनको अगर आप 100% कंसंट्रेशन दे करके 100% कवरेज देते हैं, तो कम से कम इनको भी जो है 60% जो है कवरेज ज़रूर दें, 60% कंसंट्रेशन से दें। मतलब यहाँ थोड़ा सा हल्के में भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम इसे पढ़ करके बैठें। उसके बाद में आईबीसी नया टॉपिक है, मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, ये नया टॉपिक है फ्रेंड्स, इसलिए नया होने की वजह से ज़्यादा पूछा जा रहा है। आईबीसी से क्वेश्चंस अब पिछले जून 2023 में भी, दिसंबर 2023 में भी क्वेश्चन भरे हुए हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात से। डी कंप्लायंस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नया मॉड्यूल है, पूरी तरह से सब कुछ नया है, ऐसे में यहाँ से क्वेश्चन बनाए गए नए, थोड़ा सा कठिन भी है कहीं ना कहीं। कंप्लायंस क्या है, थोड़ा सा थियरी बेस्ड है, थियरी वाले क्वेश्चंस के आंसर करना थोड़ा और डिफिकल्ट काम होता है, तो ऐसे में यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनाने लगे हैं। कंप्लायंस ऑडिट, इसमें एक है जीआरसी फ्रेमवर्क, यहाँ से पूछा जाता है। फ्रॉड एंड विजिलेंस से क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रॉड एंड विजिलेंस से मतलब कहाँ कितने, अगर मान लो कितने करोड़ का फ्रॉड होना चाहिए कि ताकि उसे जो है दिल्ली हेडक्वार्टर पॉलिसी डिपार्टमेंट से, है ना, कमिश्नर वगैरह से हम
कंप्लेंट कर सकें, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरी बात ये कि सबसे लास्ट चैप्टर है तो ज़रूर पढ़ना है, क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो ये ध्यान रखिए। बीएफएम में भी मैंने आपको बताया था और यहाँ भी कहूँगा एबीएम में कि एक तो जो चैप्टर नए हैं, देखो क्योंकि डी मॉड्यूल पूरा नया है तो क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, जो चैप्टर नए हैं उनको ज़रूर ध्यान दीजिए ज़्यादा। उसके बाद में जो चैप्टर लास्ट हैं उसको पक्का ही ध्यान दीजिए, जो चैप्टर लास्ट है उसको ज़रूर ध्यान दीजिए। और उसके बाद में हर एक चैप्टर के जो लास्ट के 2 पेज हैं या 2 टॉपिक हैं इनको ज़रूर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन यहाँ से आजकल ज़्यादा उठ रहे हैं। 20 पेज में चैप्टर है तो 18 पेज तक आप पढ़े और 2 छोड़े, उन्हीं 2 से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इसको देखें। उसके अलावा जो टेबल वाले फॉर्म में डेटा होता है, ऐसे टेबल के फॉर्म में डेटा बना हुआ होता है, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो टेबल को भी ज़रा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, टेबुलर फॉर्म वाले डेटास को, ठीक है। रिकॉर्ड क्वेश्चंस को कंसंट्रेट करें, रिकॉर्ड क्वेश्चंस देखें क्या पूछा गया है। ओके, तो ये मैंने आपको मोटा मोटा ये बता दिया कि क्या है कहानी, कहाँ ध्यान देना है कहाँ नहीं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स इस चीज़ की कि हमें जो है मतलब डिटेल में, हम एक तरीके से हर एक चैप्टर में डिटेल में क्या सिलेबस है उसकी बात करने वाले हैं। ओके, आजकल एबीएम भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है, पहले सिर्फ बीएफएम ही डिफ़िकल्ट हुआ करता था, आजकल एबीएम ने भी अच्छा खासा खेलना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में हमें थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। समय दीजिए सीआईबी की प्रिपरेशन को, सीआईबी पहले जैसा नहीं रह गया है। सीआईबी यूपीएससी होने की तैयारी में है, अगर माइनस मार्किंग जिस दिन इम्प्लीमेंट हो गई उस दिन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बेहतर है कि समय रहते हम पास कर लें। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, लेकिन बेहतर है कि आप समय रहते पास कर लें, बेहतर रहेगा। स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन की बात करें तो यहाँ स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, लिमिटेशन डिमेरिट्स क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन पूछाते हैं, ये क्लास इंटरवल, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सैम्पलिंग टेक्निक में रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए, नॉन नॉर्मल के लिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम अभी तो नहीं पूछी गई है, लेकिन सेंट्रल लिमिट थ्योरम से केस स्टडी आई हुई है। फाइनाइट पॉपुलेशन मल्टीप्लायर क्या होता है। उसके बाद में बात करेंगे, ये नया टॉपिक है फ्रेंड, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, स्क्यूनेस वगैरह इस बार पूछा गया था। स्क्यूनेस भी पूछी थी कैलकुलेट करने, कोर्टोसिस भी पूछनी इन्होंने पूछी थी। उसके अलावा इन्होंने मीडियन भी पूछा था, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पूछा गया। न्यूमेरिकल बेस्ड है इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अर्थमेटिक मीन, उसके बाद में जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस पर केस स्टडी आई थी। एएम जीएम एचएम पर केस स्टडी 5 नंबर की आई हुई थी। मॉड, मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर खास करके स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर देखें, इसलिए देखें क्योंकि ये बीएफएम में फेवरेट टॉपिक है, बीएफएम में फेवरेट टॉपिक है स्टैंडर्ड डेविएशन आईआईवीएफ का। कोरिलेशन एंड रेग्रेशन, कोरिलेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेग्रेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। न्यूमेरिकल आते हैं, केस स्टडी आ जाती है, एक आधी बार थ्योरी भी पूछ लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इस तरीके का। टाइम सीरीज, वेरिएशन इन टाइम सीरीज, ट्रेंड एनालिसिस, साइक्लिकल, सीजनल वेरिएशन, इरेगुलर फोरकास्टिंग टेक्निक, ये पढ़िए। जो आपका टाइम सीरीज के कम से कम, वैसे तो 7 लेक्चर हैं मेरे, लेकिन कम से कम आप जो है शुरू के 3-4 लेक्चर जरूर देखें, लगभग चीज़ें इसमें कवर हैं। इसके लिए जो मैंने पढ़ाया हुआ है वो वैसे सफिशिएंट है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी नया टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके बाद में स्टैंडर्ड डेविएशन अगेन ये आ गया रैंडम वेरिएबल का। वैल्यू एट रिस्क, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से इस बार क्वेश्चन था। ऑप्शन वैल्यूएशन, वैल्यू एट रिस्क, देखो ये वैल्यू एट रिस्क ये आपका बीएफएम का टॉपिक है, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है, इसको अच्छे से जान लेना। एस्टिमेशन, आजकल के समय में मतलब अभी जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं पिछले 2-3 एग्जाम, उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं पा रहा है एस्टिमेशन, लेकिन एस्टिमेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने आप में, ओके। तो इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ मीन फ्रॉम लार्ज सैम्पल्स, है ना, एस्टिमेटर क्या होता है, एस्टिमेट्स क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेट, इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है, इनसे केस स्टडियाँ भी आई हुई हैं आपकी, ओके। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका सिंप्लेक्स मेथड पूछा जाता है, कई बार थ्योरी भी पूछ लेते हैं। सिंप्लेक्स मेथड में जो वेरिएबल वगैरह नहीं होते हैं कि इन वेरिएबल को क्या कहते हैं, इस वेरिएबल क्या कहते हैं, वो पूछा जाता है। सिमुलेशन एक्सरसाइज के बारे में, सिमुलेशन मेथडोलॉजी के बारे में एक आधी बार जो है, अब तक 5-6 एग्जाम की अगर मैं बात करूँ, एक आधी बार इसमें सिमुलेशन से केस स्टडी आई हुई है, अदरवाइज थ्योरी पार्ट ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं, ओके। अब यहाँ पर आ जाता है मॉड्यूल भी, इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है,
मेरे ख्याल से ऐसा मॉड्यूल है जो आपको कई जगहों पर फ़ायदा कर जाता है, तो ऐसे में इसको इंपॉर्टेंस देना जरूरी होता है। ह्यूमन रिसोर्स, एचआरडी और एचआरएम में क्या रिलेशनशिप होती है, इस बार का क्वेश्चन था कि एचआरडी सब सिस्टम है एचआरएम का, या एचआरएम सब सिस्टम है एचआरडी का। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट छोटा होता है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपका बड़ा कॉन्सेप्ट है। सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है, बाकी सब उसके चेले होते हैं। तो ये गुरु हैं। तो एचआरएम, एचआरडी इज सब सिस्टम ऑफ एचआरएम, हमारा ये फंडा हो जाएगा। एचआर प्रोफेशनल के रोल, स्ट्रेटजिक एचआरएम से क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, थोड़ा नया फंडा है हिसाब से, तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, लर्निंग एंड डेवलपमेंट रोल, उसके बाद में लर्निंग का क्या इम्पैक्ट होता है। एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैरियर पाथ प्लानिंग, वैसे तो नहीं पूछा गया पिछले 2 बार से, लेकिन कैरियर पाथ प्लानिंग से कैरियर एंकर क्या होता है खास करके ये पूछा जाता है। सेल्फ डेवलपमेंट, टैलेंट मैनेजमेंट, सक्सेशन प्लानिंग इंपॉर्टेंट है ये, यानी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई, हम झूठ नहीं बोलेंगे आपको। एटीट्यूड डेवलपमेंट में जाइए, सक्सेशन प्लानिंग में जाइए, टैलेंट मैनेजमेंट में जाइए, ठीक है। यही पूछा था कि टैलेंट मैनेजमेंट जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया था, किस कंपनी ने, मैकेंजी करके कंपनी है उसने कॉइन किया हुआ था। फिर आता है ह्यूमन इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, कि यहाँ पर भाई जो है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या जो भी हैं, पढ़ मारिए, पक्का पूछा जाएगा। एम्प्लॉय बिहेवियर एट वर्क, उसके बाद में रोल, उसके कॉन्सेप्ट और एनालिसिस, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोल भी कई तरीके के होते हैं, रोल ओवरलोड, रोल ऐसे कई सारे हैं, अभी करंट टाइम पे मुझे नहीं ध्यान आ रहे हैं, ठीक है। रोल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। उसके बाद में यहाँ पर ये वाला कौन सा मैंने, थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्प्लॉय फीडबैक में रिवार्ड और कंपनसेशन सिस्टम जो है आपका, अप्रेजल वगैरह जो किया जाता है, उसके बाद में असेसमेंट किया जाता है, अप्रेजल किया जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में अगर बात किया जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कुछ छोड़ने वाला नहीं है फ्रेंड्स, ओके। बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू है ना, बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू क्या होता है, ये हो गया। उसके बाद में परफॉर्मेंस रिव्यू एंड फीडबैक, काउंसलिंग, कंपेटेंसी, इसी में शायद 360 रिव्यू होता है, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है 360 रिव्यू क्या होता है। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड निगोशिएशन की बात करने हम जा रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि पूरा चैप्टर ही कॉन्फ्लिक्ट को डेडिकेटेड है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, ओके। कॉन्फ्लिक्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट की डिफरेंट फेजेस क्या होती हैं, रेजोल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कॉन्फ्लिक्ट से बनते हैं। जैसे टैलेंट मैनेजमेंट हो गया, एटीट्यूड हो गया, मोटिवेशन थ्योरी हो गई, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आपका ये भी हो जाता है। एचआरएम एंड आईटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, खास करके ईएचआरएम और एक वो ई लर्निंग यहाँ पर अगर है, अगर बात हो रही है ना, तो उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉलेज मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट, नॉलेज हब क्या होता है नॉलेज मैनेजमेंट से, इससे क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वो पढ़ेंगे, क्या नाम है, ABFM पढ़ेंगे, तो वहाँ ये और ज़्यादा फैलता है, HR एनालिटिक्स क्या होती है, वहाँ ये चीज़ें और ज़्यादा डिटेल में आपको ज़रूरत पड़ती है। अगर आप HRM सब्जेक्ट ही ले लेंगे तो वहाँ पर फिर तो पूरा एकदम पोथी पत्र ही खुल जाना है, ग्रंथ ही खुल जाना है इसका, ओके। मॉड्यूल सी में आते हैं क्रेडिट मैनेजमेंट में। क्रेडिट मैनेजमेंट के ओवरव्यू में जाना है, तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा नहीं, बारोअर्स के टाइप देखिए, उसके बाद में क्रेडिट के सिद्धांत क्या क्या हैं, RBI की गाइडलाइन क्या है क्रेडिट मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, ओके। उसके बाद में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे बैंक प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप CIB की तैयारी कर रहे हो, इवन GIB में भी ये कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, आपकी बैलेंस शीट हो गई। उसके बाद में जो इसमें डिफरेंट रेशियोज होते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ओके। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। वर्किंग कैपिटल में कई सारे मेथड्स हैं जो पूछे जाते हैं, इसमें वर्किंग कैपिटल में इंपॉर्टेंस है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, उसके बाद में वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियोज़ कौन कौन से होते हैं, और यहीं पर ही वो 2-3 मेथड्स हैं, है ना, मेथड 1 मेथड 2 करके, वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए 2-3 मेथड है नाम वाले, वो भी आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। टर्म लोन में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है, थोड़ा बहुत देख लीजिए, ठीक है। डिफर्ड पेमेंट गारंटी क्या होती है, लोन, टर्म लोन के अप्रेजल और उसमें क्या ध्यान रखना होता है, बस ज़्यादा कहानी नहीं इसमें। क्रेडिट डिलीवरी एंड स्टेट थ्रो प्रोसेसिंग देखिए, क्रेडिट डिलीवरी में डॉक्यूमेंटेशन, थर्ड पार्टी गारंटी क्या होती है, उसके बाद में पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी देख लीजिए, लोन का डिसबर्सल, और ये नया टॉपिक है, ये जरूर देखिए, क्रेडिट अंडर राइटिंग इंजन्स क्या होते
है, ठीक है। उसके बाद में क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें, क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, तो कौन कौन से टूल्स अवेलेबल हैं क्रेडिट मॉनिटरिंग के लिए या लोन रिव्यू मैकेनिज्म एलआरएम के लिए। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग की अगर मैं बात करूं कि हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट और क्रेडिट रेटिंग के लिए क्या व्यवस्था है, क्रेडिट रेटिंग आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मेथडोलॉजी ऑफ क्रेडिट रेटिंग देखिए, आरबीआई की गाइडलाइन क्या है क्रेडिट रेटिंग के लिए। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें क्रेडिट रेटिंग करने की हमारे देश में वो मिली हुई है, आज़ादी मिली हुई है या फिर परमिशन मिली हुई है। फिर जो स्ट्रेस एसेट हैं उनको कैसे आपको रीस्ट्रक्चर करना है या रिहेबिलिटेट करना है, रिकवरी कैसे करनी है, इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर है। तो स्ट्रेस एसेट क्या होते हैं, कैसे उनको एडजस्ट करना है, नॉन कोऑपरेटिव बारोअर कौन से होते हैं, है ना, नॉन कोऑपरेटिव बारोअर जिनके पास पैसा है फिर भी पैसा नहीं दे रहे हैं, उसके बाद में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए क्या क्या फ्रेमवर्क अवेलेबल है बैंकों के लिए, ये सारी बातें। फिर ये आ जाता है IBC 2016 इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016, पूरा का पूरा पढ़ मारिए, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी में क्या डिफरेंस होता है, किस पर ये एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस CIRP कौन इनिशिएट कर सकता है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर क्या होती है, कितने लोग होते हैं, लिक्विडेशन प्रोसेस का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही हैं। मॉड्यूल डी, हियर कम्स द कंप्लायंस, कंप्लायंस पर डिस्कस करना है। कंप्लायंस में भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से कंप्लायंस पॉलिसी कौन अप्रूव करता है, कंप्लायंस की पॉलिसी आपके बैंक की कंप्लायंस की पॉलिसी कौन अप्रूव करेगा, सरल सा सवाल है, आप ढूंढिए ज़रा सा, है ना, बहुत सारा आंसर ढूंढना पड़ता है। उसके बाद में CCO चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का रोल क्या होता है, कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट होता है, कितनी एज हो सकती है, सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। कंप्लायंस ऑडिट किया जाता है, यहाँ पर देखिए कि कंप्लायंस ऑडिट होता क्या है, सेबी की गाइडलाइन क्या है, अगर कोई ऑडिटर है उसको जो है मान लो आरबीआई ने हटा दिया है तो कितने साल के लिए बैन करेगा, ये सारी चीज़ें। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर थोड़ा सा जरूरी है फ्रेंड्स। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, यहीं पर वो जवाब मिलेगा कि कॉर्पोरेट जो आपकी कंप्लायंस पॉलिसी उसको अप्रूवल कौन देता है, ठीक है। कॉर्पोरेट ऑफिस पर क्या रहेगा, डिपार्टमेंट फील्ड लेवल पर क्या काम रहेगा। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इशू, कंप्लायंस इशू को आइडेंटिफाई करने का और उसको कंप्लायंस करने का क्या क्या फ्रेमवर्क है, कैसे कैसे होता है, ये चीज़ें आप देखेंगे। रोल ऑफ इंस्पेक्शन एंड ऑडिट, ये सारी चीज़ें, कंट्रोल रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंप्लायंस रिस्क, ठीक है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हेडिंग्स, मतलब ये कंप्लायंस रिस्क क्या होता है, इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, कंट्रोल रिस्क क्या होता है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। गुड कंप्लायंस किसे कहते हैं कहेंगे, ओके। कंप्लायंस कल्चर और GRC फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है। विशल ब्लोअर पॉलिसी जो थी फ्रेंड्स, इससे 5 नंबर की केस स्टडी आई थी, 5 नंबर की केस स्टडी विशल ब्लोअर से। थियरी बेस्ड है, पूरा पूरा थियरी है, खूब पढ़िए, मगजमारी करिए, एकदम तरीके से दिमाग डिस्टर्ब कर लीजिए, तब होता है। GRC फ्रेमवर्क जरूर पढ़िए, ठीक है। विशल ब्लोअर पॉलिसी जरूर पढ़िए। कंप्लायंस फेलियर के क्या कारण हैं, एक बार ये देखिए कि फेलियर के कारण क्या हैं। उसके बाद में कंप्लायंस फंक्शन और NBFC, यानी NBFC में वही चीज़ें, कंप्लायंस फंक्शन NBFC में कैसे चलेगा और वहाँ पर CCO का क्या रोल रहेगा, एज वगैरह का क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें इसी स्तर पर, ठीक है। अपर लेयर में, मिडिल लेयर में, उसके बाद में जो है बेस लेयर भी होती हैं NBFC की, उसको बात करेंगे। फ्रॉड एंड विजिलेंस लास्ट चैप्टर है आपका, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 32। चूँकि ये लास्ट चैप्टर है तो ऐसे में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पक्का क्वेश्चन मिलेगा साहब, ये जान लीजिए। IIBF ने मन बनाया हुआ है आखिरी वाले पेपर से क्वेश्चन पूछने का। तो फ्रॉड एंड विजिलेंस अगर की बात करें तो फ्रॉड क्या होता है, फॉर्जरी क्या होती है, फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पर जरूर बात करिए, ठीक है। विजिलेंस के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए क्या होता है फॉरेन बैंक में, इंटरनल विजिलेंस, आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है, क्या कहानी है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, ठीक है। तो ये रहेगा फ्रेंड्स जो है बेसिकली ABM में आपको क्या फोकस करना है, जो नए चैप्टर ऐड किए गए हैं जरूर पढ़ने हैं, न्यूमेरिकल जहाँ जहाँ संभव है उन्हें जरूर लगाना है, ठीक है। यानी बात करें अगर समराइज करें, न्यू चैप्टर्स मस्ट सी है, मॉड्यूल डी नया ऐड हुआ है तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है। न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करने हैं, केस स्टडी ज़्यादा करनी है, थियरी भी मतलब थोड़ा सावधानी से पढ़ने की ज़रूरत है, लाइन बाय लाइन कहीं ना कहीं स्कैन करना है, ओके। तो ये MCQs आपको चाहिए होंगे फ्रेंड्स, MCQ चाहिए होंगे जो कि IIBF के स्टैंडर्ड के हों, ठीक है। तो IIBF के स्टैंडर्ड के MCQs आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे, ये मेरी जिम्मेदारी होगी कि मैं आपको ये अवेलेबल करवाऊँ, ठीक है। उसके बाद में आपको जो केस स्टडी है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल करवाया जाएगा, न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करवाए जाएंगे ताकि आप आने वाले जून 2024 के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, ठीक है। उसके बाद में जो लास्ट वाला जो जैसे लास्ट चैप्टर है या लास्ट पेज है
है ना। इसके लिए भी कुछ ना कुछ काम करेंगे, जैसे बुलेट पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं। बुलेट पॉइंट्स, हर चैप्टर का बुलेट एक समरी आपको देंगे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ज़रूरी है, जो पूछा गया है, रिकॉर्ड है या फिर कुछ है, उनको हम आपको अवेलेबल करवाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको फ्रेंड्स मदद करेंगी आपके एग्ज़ाम में, 100% मदद करेंगी। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी पर ही अपने इस लेक्चर को विराम देते हैं। आप लाइक वगैरह करिए, शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताएं हमारे चैनल के बारे में, हमारे इनिशिएटिव के बारे में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।